बच्चे काफी लेट आ रहे हैं क्लास में। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, वो आते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। देखो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपका जो है आपका आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 को जो है हम पढ़ने वाले हैं। चलो शिवांगी पढ़ना शुरू करो। आर्टिकल 140 क्या कहता है? Ancillary power of Supreme Court. Parliament may by law make provision for confirming upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provision of this constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this constitution. देखो यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्ति बताई गई है। अभी जो अनुसांगिक शक्ति है ये होती क्या है? ये जो आपकी पावर है ये पावर क्या होती है, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। ये कहता है कि संसद विधि द्वारा, संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, जो संसद की बात की गई है, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर याद रखने वाली दो चीजें हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, जो यहाँ पर जो है क्या है, उच्चतम न्यायालय है, उसके पास ऑलरेडी पावर है। ठीक है, उसके पास शक्ति तो है, ये बात तो आपको पता है कि उसके पास उच्चतम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर दी गई है। लेकिन उन पावर के होते हुए भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपका यहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय के पास नहीं है। इट मींस कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो उसके पास नहीं है। अब जो पावर उसके पास है वो तो है ही, लेकिन जो पावर उसके पास नहीं है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है प्रोविजन। और उसके लिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है, वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पर जो है संसद, यहाँ पर जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर दे सकती है जो इस संविधान के उपबंधों के अधीन हो, असंगत ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो संसद होती है वो सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसी पावर भी दे सकती है जो उसके पास नहीं है, लेकिन कंडीशन एक होगी। वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन ये है कि ऐसी जो पावर आप दे रहे हो, यानी पार्लियामेंट जो ऐसी पावर किसको दे रहा है, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को दे रहा है, वो आपका संविधान से क्या ना करती हो, कंट्रडिक्शन ना करती हो, यानी असंगत ना हो। उसके बाद और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। यानी मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट उसे मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या नहीं है, जुडिक्शन नहीं है उस मामले को सुनने का। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर उसके पास पावर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि साहब मेरे पास तो पावर ही नहीं है। अब जब मेरे पास पावर नहीं है ऐसे मामले में जो है कोई ऐसा कार्य करने का, तो मैं कैसे करूँ? जब मेरे पास ना तो जुडिक्शन है ना मेरे पास पावर है, तो मैं इस मामले को जो है, इस मामले का सॉल्यूशन कैसे करूं? तो इसके लिए एक हमारे पास जो है रिलीफ है। क्या? यहाँ पर जो संसद है, संसद जो है उच्चतम न्यायालय को ऐसी शक्ति दे सकती है कि ले भाई तुम्हें हम पावर दे रहे हैं और तुम जो है ऐसे विषय का निपटारा करो। इट मीन संसद यहाँ पर ऐसी जो है पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रही है कि तुम जिस विषय में तुम्हें अधिकारता नहीं भी है, तुम ऐसे विषय को सुन सकते हो जिसके संबंध में हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। सिर्फ यही बात आर्टिकल 140 में बताई गई है। आर्टिकल 140 का जो मेन मोटिव है वो यही है कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकती है। अब यहाँ पर मसला ये आता है, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये आता है
एग्जाम में आपसे पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय को अनुसांगिक शक्ति देने की जो शक्ति है वो किसके पास है, या पूछ लेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अगर किसी विषय के संबंध में कोई शक्ति नहीं है तो उस विषय के संबंध में यहाँ पर कौन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा? तो कौन कर सकता है बताओ? संसद, ठीक है, पार्लियामेंट। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। केवल इतनी ही बात इसमें बताई गई है आर्टिकल 140 में। आर्टिकल 140 और ज्यादा बात नहीं करता। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 141 है ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली भी प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिकली कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, और आपका जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों ही बातों के बारे में आपको बताता हूँ। आर्टिकल जो तो मैं आपको बता रहा था उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित, ठीक है, यहाँ पर हम आर्टिकल जो है 140 की बात कर रहे थे। अभी सभी को मेरी आवाज क्लियर है? जरा बताओ। ओके, सभी को वॉइस क्लियर है? प्लीज राइज योर हैंड। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना, सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग निकालता है, कोई नियम बनाता है, कोई विधि बनाता है, देखो यहाँ पर विधि से क्या मतलब है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि विधि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। बताओ कहां पर लिखा हुआ है ये? कौन से आर्टिकल में बताया था? बताओ विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं, बताओ कौन से आर्टिकल में बताया था मैंने आपको? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 है, और आर्टिकल 13 का जो है क्लॉज 3 का जो है सब क्लोज है ए। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 का सब क्लोज ए है, जहां पर बताया गया है कि विधि के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो देखो वहां पर लिखा है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई आदेश है, कोई उपविधि है, कोई नियम है, कोई विनियम है, या कोई अधिसूचना है, या कोई रूढ़ी या प्रथा है। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऐसा आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, प्रथा या रूढ़ी जो है बनाई जाती है, तो वो सभी जो अधीनस्थ न्यायालय है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो है अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन सब पर क्या होगा? उन सब पर बाध्यकारी होगा। याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। आर्टिकल आपका जो 141 है ये बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऐसा जो है नियम, आदेश, विनियम बना जाता है, तो वो सभी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन पर क्या होगा? आबद्धकर होगा, यानी बाध्यकारी होगा। अब ये तो बात थी थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकली कैसे है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कोई रूलिंग निकाल दी, जी गीता मैम कुछ कह रहे हो आप? बताइए। अब मान लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपोर्टेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कोई रूलिंग निकाल दी, तो आप देखते होंगे जब प्रैक्टिकली आप जो है एडवोकेसी करते हैं तो अपनी रूलिंग देते हैं कि देखो साहब, हाई कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात इस मामले में कही थी और ये फैक्ट ये वाला है।
तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर क्या करता है, वहां पर जो लोअर कोर्ट होते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उसकी जो है गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने जो है प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि से क्या होगा, उस विधि से अधीनस्थ न्यायालय क्या होंगे, आपके बाध्य होंगे। और ये बात कहां पर बताई गई है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये बात आपका आर्टिकल 141 में बताई गई है। ये बात इंपोर्टेंट है। चलो एक बार जरा पढ़ो इसको शिवांगी। Article 141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts. This law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. देखो यहाँ पर सेम वही बात बताई गई है जो मैंने आपको बताई है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं बताया, एज इट इज वही बात इसने बताई जो मैंने बताई है। एक बात और यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि एक कमेंट्री है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश का विधि बन जाती है। देखो याद रखना, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो उच्चतम न्यायालय के जजमेंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो देश की विधि बन जाते हैं। वस्तुतः उच्चतम न्यायालय सभी अन्य न्यायालयों का मार्गदर्शक होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जितने भी उसके सबऑर्डिनेट यानी लोअर कोर्ट्स होते हैं, उससे नीचे के जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसके निर्णय अन्य न्यायालयों को निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शक होते हैं। और यही बात मैं आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होती है उसके बिहाफ पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जजमेंट को देते हैं, अब उसी के बिहाफ पर जो है अपने जजमेंट करते हैं। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नजीर कहकर संबोधित किया जाता है। नजीर मतलब रूलिंग, वही जो मैं आपको बता रहा था। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को जो है नजीर कहकर आपका जो है यहाँ पर संबोधित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय आधार ही अधीनस्थ न्यायालयों पर आवर्तकर होते हैं, यानी जो उच्चतम न्यायालय की जो रूलिंग्स होती है उन्हीं को जो है लोअर कोर्ट्स को क्या होते हैं, यहाँ पर निर्णय के आधार बनते हैं। अब देखो इसमें कुछ इंपोर्टेंट केस लॉ हैं जो यहाँ पर आपको जो है नोट डाउन करने हैं। तो सभी लोग अपनी नोटबुक को निकालें और केस लॉ लिखना शुरू करें। किसी को वॉइस का इशू तो नहीं है? प्लीज टेल मी। चलिए पहला केस लिखिए, श्रवण सिंह लांबा। श्रवण सिंह लांबा बनाम भारत संघ। ये आपका है AIR 1995। देखो ये एक केस है, श्रवण सिंह लांबा वर्सेस भारत संघ का मामला है। इस मामले में क्या हुआ था इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इस मामले में बताया गया है कि इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों अर्थात प्रसंगतियों का भी समाधान एवं अनुपालन करना चाहिए। यहाँ पर देखो ये बात बताई गई है कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो उसकी अनुसांगिक शक्तियां हैं और उसकी जो प्रसंगतियां हैं का भी समाधान एवं अनुपालन करना चाहिए, यानी जो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उनको भी मानना चाहिए। रूलिंग की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन इस मामले में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है उसके जो है हमें क्या करना चाहिए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? चलो ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय की पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, उसको यहाँ पर क्या है, उसको यहाँ पर सबको मानना चाहिए। उसके रूलिंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर वो कोई और गाइडलाइन भी जारी करता है तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट केस लिखो, द्वार केस सुगर
नेक्स्ट केस है द्वार केस शुगर इंडस्ट्रियल लिमिटेड वर्सेस प्रेम हैवी इंजीनियर वर्कर वर्क्स। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका है 1997 का मामला, 1997 का मामला है। इसको लिखना शुरू करो, इसको नोट डाउन करो। देखो, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि निर्णय आधारों का अनुपालन नहीं करना, निर्णय आधारों का अनुपालन नहीं करना न्यायिक औचित्य के विरुद्ध है, न्यायिक औचित्य के विरुद्ध है। देखो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकली भी। आप लोग एडवोकेट हो और आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो और आप मान लो कोई रूलिंग देते हो और कोई जो है लोअर कोर्ट है जो आपके जो है इस केस को क्या कर रहा है, इस केस को इग्नोर कर रहा है, या आप जो रूलिंग दे रहे हो उसके बिहाफ पर काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक केस है द्वार केस शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस प्रेम हैवी इंजीनियर वर्कर्स। ठीक है, 1997 का मामला है। इस मामले में कहा गया था कि भाई देखो, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग निकाली है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और सेम वही फैक्ट को लेकर कोई मामला जो है किसी लोअर कोर्ट में है और वहां पर आप उसी उसी जजमेंट का जिक्र कर रहे हो और वो जजमेंट जो है आपका इग्नोर किया जा रहा है, तो यहाँ पर माना गया है कि न्यायिक औचित्य के विरुद्ध है। यानी ये क्या है, ये आपका जो है जस्टिस के अगेंस्ट है। तो आप जो है इस बात को लेकर जो है वहां पर ये बात बता सकते हो कि साहब आपको जो है सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग दी गई है थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए जो है कार्य करना चाहिए, क्योंकि द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में कहा गया था कि ऐसा करना न्याय औचित्य के विरुद्ध होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट केस लिखो, डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश बनाम MR अप्पा राव। ठीक है, और ये मामला है आपका 2000 ठीक है, 2002 का मामला है। इस मामले में क्या हुआ था, देखो इस मामले में बताया गया है कि इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि निर्णय आधार विवादित विषय वस्तु का विनिश्चय करता है और उस पर निष्कर्ष देता है, अतः निर्णय आधार का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रसंगति ऑबिटर डिक्टम जिसको बोलते हैं का अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह एक राय मात्र होती है, लेकिन उसे भी महत्व आवश्यक दिया जाना चाहिए। देखो, डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट आंध्र प्रदेश वर्सेस MR अप्पा राव का मामला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पहले हम नोट डाउन करेंगे। लिखिए, इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि निर्णय आधार
निर्णय आधार, जिसको बोलते हैं रेशियो डिसेंडी, विवादित विषय वस्तु का विनिश्चय करता है। विवादित विषय वस्तु का विनिश्चय करता है और उस पर निष्कर्ष देता है, और उस पर निष्कर्ष देता है। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो आपका रेशो डिसेंडी होता है या कोई जिसको निर्णय आधार बोलते हैं, निर्णय आधार क्या होता है, किसी भी विषय का क्या करता है, कोई भी जजमेंट अगर दिया जाता है तो उसको कंक्लूजन देता है, उसका निष्कर्ष देता है कि भाई इस चीज का ये परिणाम होगा और इस परिणाम के बिहाफ पर हमने ये निर्णय दिया है। ये तो बात हो गई आपकी रेशो डिसेंडी यानी निर्णय आधार की। अतः निर्णय आधार का अनुपालन किया जाना, अतः निर्णय आधार का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। अतः निर्णय आधार का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रसंगोति यानी ऑबिटर डिक्टम, इसको इंग्लिश में लिख लो, ऑबिटर डिक्टम, OBITER, ऑबिटर डिक्टम, DECTUM। लेकिन प्रसंगति का अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रसंगति का अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह एक राय मात्र होती है। क्योंकि वह एक राय मात्र होती है। देखो, यहां पर दो शब्द हैं, एक तो है रेशो डिसेंडी, इसको लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को इसको मैं बता सकूं। और दूसरा है ऑबिटम डिक्टम। देखो, रेशो डिसेंडी और ऑबिटम डिक्टम दोनों में क्या डिफरेंट है, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो रेशो डिसेंडी या ऑबिटम डिक्टम है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो देखो रेशो डिसेंडी क्या है, अपने आप में एक विधि है। ये क्या है, एक रूल है, एक नियम है, एक विधि है, जो आपका क्या है, जिसके बिहाफ पर जो है लोअर कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, पहली बात। लेकिन यहां पर जो ऑबिटर डिक्टम है, ये वाला, ये क्या है, ये मात्र एक ओपिनियन है, एक राय है। ये आपकी क्या है, एक राय है, एक ओपिनियन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रूल है और ये ओपिनियन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मान लेते हैं कि आप एक जो है जस्टिस हो, आप एक जज हो, आपके सामने दो चीजें हैं। एक तो आपके सामने एक जूरी है, जूरी मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ये है, और एक आपके सामने जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और आपको कोई जजमेंट करना है। तो आप यहाँ पर किसे मानोगे और किसे नहीं मानोगे, और क्यों मानोगे और क्यों नहीं मानोगे, ये बताओ। बताओ, कौन बताएगा स्टूडेंट? आप इन दोनों में से किसको मानोगे? सर रूलिंग को ही मानेंगे ना, क्योंकि मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो वो लोअर कोर्ट के लिए तो मान्य होगा ना, वो नियम बना है ना उस चीज के लिए, वो विधि के विरुद्ध हो जाएगा वरना। और ओपिनियन को नहीं मानोगे? ओपिनियन तो सर जूरी की राय हुई ना, वो कोई कंपलसरी थोड़ी हुआ मानना, कि मतलब ऐसा हुआ कि कंपलसरी है वो माना। वो तो उन्होंने अपनी राय दी है, ओपिनियन दिया है किसी एक चीज को लेकर के, वो कोई जजमेंट थोड़ी बिल्कुल। हुआ क्या पक्का हुआ। देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बाउंड नहीं हो ओपिनियन को मानने के लिए। यू आर नॉट बाउंड, तुम यहाँ पर बाउंड नहीं हो।
तुम चाहे तो ओपिनियन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, लेकिन यहाँ पर जो आपका रूलिंग होती है उसको मानने के लिए आप बाध्य हो, क्योंकि हमने क्या किया है उस विषय पर, जिस विषय पर हमारा केस लो चल रहा है, क्योंकि उस विषय पर ऑलरेडी रूलिंग आ रखी है, तो इट मीन्स आप जो है ऐसी रूलिंग को क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि यहाँ पर आप जो है ऐसी रूलिंग को मानने के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे, जबकि जो है उसे मानने के लिए लायबल नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञों की राय। जल्दी कमेंट करो कौन सेक्शन में है, जल्दी बताओ। 45। और बताओ। सेक्शन है 49, जहां पर बताया गया है एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो एविडेंस एक्ट है उसमें सेक्शन है 45 और वहां पर जो है एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में तो बताया गया है, लेकिन यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि कोर्ट ऐसी ओपिनियन को मानने के लिए बाउंड नहीं है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो मान भी सकती है और चाहे तो नहीं भी मान सकती है। सेम उसी कंडीशन को आप यहाँ पर अप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या है, जो ऑबिटर डिक्टम है यानी जो ओपिनियन है उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो रेसो डिसेंडी है यहाँ पर क्या है, इसको मानने के लिए कोर्ट क्या होगी, बाध्य होगी। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबको समझ में आ गई इतनी बात, बताओ जरा, राइज योर हैंड प्लीज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट केस लिखते हैं, एक लास्ट जो है केस बचा हुआ है इसमें। ये जो केस लॉज में आपको बता रहा हूं, इनको आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम में मेंस लिखोगे तो इन केस लॉ को आपको वहां पर जरूर लिखना है, क्योंकि इन केस लॉ से क्या होगा, आपकी जो मेंस की कॉपी होगी, जो आंसर राइटिंग होगी वो और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ भाई बंदा जो है अच्छे से पढ़ के आ रखा है। पांडुरंग, कालू, पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य AIR कौन सा है, 2002। एक केस है पांडुरंग कालू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2002। देखो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक होती है तो आप उसको सही कर लेना, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, देखो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रिवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालय पर आबद्ध है यदि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटे नहीं गए। देखो पहले क्या था, जो हमारा हमारा प्यारा भारत है, 1946 से पहले जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, तो प्रिवी काउंसिल के मामले क्या थे, प्रिवी काउंसिल के मामले भी जो है यहाँ पर जो है हमारे ऊपर जो है क्या थे, बाध्यकारी थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है, ये 2002 का केस है, इसमें कहा गया है कि जो प्रिवी काउंसिल के मामले हैं वो उच्च न्यायालय पर आबद्ध कर हैं यदि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटे नहीं गए हैं। देखो इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और अगर एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है यहाँ पर इसको सही से करके आना है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक होता है हाई कोर्ट, और एक होता है पीसी यानी प्रिवी काउंसिल। यहां पर देखो इसने क्या कहा है, ये जो प्रिवी काउंसिल है ये पहले थी, आजादी से पहले की बात है, अब तो हमारा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ही चलती है और उसको ही मानते हैं। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है ये वाला, इस मामले में कहा गया है पांडुरंग कालू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य में कि जो प्रिवी काउंसिल के जो मामले हैं ना, जो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट है वो बाध्य है किस पर, हाई कोर्ट।
यानी अगर कोई ऐसी प्रीवी काउंसिल के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और उस बात को लेकर हम हाई कोर्ट पहुंचाते हैं, उस चीज को लेकर हम हाई कोर्ट पहुंचाते हैं, तो हाई कोर्ट को उस रूलिंग को मानना होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको पलट ना दिया गया हो, यानी उनको चेंज ना कर दिया गया हो। अगर प्रीवी काउंसिल के निर्णय को चेंज कर दिया है और उसके बाद आप जो है हाई कोर्ट जा रहे हो कि साहब इसमें ये बात लिखी है, तब वो मान्य नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ भाई जैसा निर्णय जो है प्रीवी काउंसिल के द्वारा दिया गया था वो सही था, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ऐसे निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात इंपोर्टेंट ये है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय है, जो जजमेंट है, उनसे सुप्रीम कोर्ट बाउंड होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड होगा उनसे? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होगा। याद रखना, हाई कोर्ट बाउंड हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कब बाउंड होगा? हाई कोर्ट भी तब बाउंड होगा जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे प्रीवी काउंसिल के जजमेंट को अप्रूवल दे दिया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको जो है क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, या पढ़ते ही नहीं है, या सोचते हैं कि छोड़ो इसमें क्या रखा है। लेकिन इन सब बातों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, इस प्रकार से जो है आर्टिकल 141 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सबको समझ आ गया आर्टिकल 141? इसके इसको लिख लो, पांडुरंग वाले को लिखो। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा, इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रीवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालय पर आव्रतकर है। प्रीवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालय पर आव्रतकर है यदि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा, सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रीवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालय पर आव्रतकर है, उच्च न्यायालय पर आव्रतकर है यदि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटे नहीं गए हों। यदि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटे नहीं गए हों। अब एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेरे याद आ गई। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, वो यहाँ पर जो है सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अपने ही निर्णय से बाध्यकारी हो सकते हैं? बताओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेके जा सकते हैं, मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें उसने कोई जजमेंट दे दिया। अब सेम ऐसी ही प्रवृत्ति का एक दूसरा केस आया, बी केस, उसमें इसने अलग जजमेंट दे दिया। तो ये बी जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर कहती है कि साहब आपने ए मामले में तो ये जजमेंट दिया था और सेम इसकी जो नेचर हमारे जैसी थी, लेकिन अब आपने जो है इसमें अलग जजमेंट दिया है। तो ये बताओ, क्या उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय से बाध्य है? सब बाध्य है। हाँ, बाध्य जो है। नहीं निर्णय देंगे जो पहले में दिया है। कौन कौन इस बात से जो है सहमत है कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड है अपने ही जो है जजमेंट से? राइज योर हैंड प्लीज। देखो, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट से बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास एक पावर और भी है, वो है आपकी जुडिशियल रिव्यू की।
ठीक है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, इसी केस में बताया गया है, लिखो। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों पर तो आबद्धकर होते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों पर तो आबद्धकर होते हैं, लेकिन स्वयं पर आबद्धकर नहीं होते। लेकिन स्वयं पर आबद्धकर नहीं होते, अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व नियमों का बदल सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों को बदल सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णयों का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है। देखो याद रखना, अब मैंने आपको बता दिया है, अब आप इस बात को कभी जो है भूलना मत कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने ही निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने ही जजमेंट जो है को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होता है, और उसके पास पावर है कि वो चाहे तो क्या कर सकता है, चाहे तो अपने निर्णय को जो है पुनर्लोकन करके जो है उसको दोबारा जो है निर्णय को उलट सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखो इसी प्रकार आर्टिकल 141 में जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। अब इसके बाद हमें डायरेक्टली पढ़ना है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143, देखो आर्टिकल 143 क्या कहता है, यहाँ पर जो है एक पावर दी गई है राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है, और राष्ट्रपति की जो पावर है उसको दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइडेशन कैसे हुआ है, हालांकि मैं 143 काफी बार क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं आपको इसको बता रहा हूँ। आर्टिकल जो 143 है वहां पर राष्ट्रपति को जो है एक शक्ति है कि वो अगर कोई ऐसा विषय है जो विधि से संबंधित है या जिसके संबंध में वो जो है निर्णय करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय से उस संबंध में क्या मांग सकता है, ओपिनियन को मांग सकता है। अभी जो ओपिनियन को मांगने वाली बात है, यहाँ पर भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। कैसे, अब जिसका डिवाइडेशन किया वो कैसे किया उसके बारे में आपको देखो 143 सब लोग ओपन करें आर्टिकल। देखो 143 में जो है दो पार्ट बताए गए हैं। 143 के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एक तो है 143 क्लोज फर्स्ट। 143 क्लोज जो फर्स्ट है ये क्या कहता है, इसकी स्टोरी अलग है और इसकी स्टोरी अलग है। देखो इन दोनों की स्टोरी में अलग डिफरेंस क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। आपको इतना पता लग गया कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकता है किसी विषय के बारे में, किसी विधि के बारे में जिसके बारे में उसके पास कोई जो है नॉलेज ना हो। ठीक है, यहाँ पर जो आर्टिकल 143A है या 143 क्लॉज फर्स्ट है, यहाँ पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन तो मांग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसी ओपिनियन देने के लिए बाउंड नहीं है। याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है किस बात के लिए, अपनी ओपिनियन को देने के लिए राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143 क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 143 क्लोज 2 है, यहाँ पर राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राय मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर उसे अपनी राय देनी होगी। ये बात आर्टिकल 143 क्लोज 2 में बताया गया है।
अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 143 क्लॉज फर्स्ट। पढ़ो शिवांगी। Article 143. Power of President to consult Supreme Court. Clause 1. If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to the court for consideration, and the court may, after such hearing, as it thinks fit, report to the President its opinion thereon. देखो ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 143 जैसा आपको बता रहा था। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी समय, ठीक है, राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, अगर किसी समय राष्ट्रपति को लगता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, यानी कोई लॉ का या कोई ऐसा जो है तथ्य का प्रश्न है जो अराइज हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है या जो अराइज होने वाला है और जो ऐसी प्रकृति का है और ऐसे व्यापक महत्व का है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है यानी आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसे सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा विषय है, कोई ऐसा जो है फैक्ट है जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट की राय लेना आवश्यक है, विदाउट सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा मामला नहीं बन सकता, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को जो है इस बात के लिए कहेगा कि भाई ये विषय है और तुम इस विषय के बारे में हमें जानकारी दो। और सुप्रीम कोर्ट को क्या रोल है, यहाँ पर दोनों का रोल है। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल है कि वो चाहे तो उस बात की जांच करने के पश्चात, उस पर विचार करने के पश्चात, अब चाहे तो जो है उस पर अपनी जो है राय प्रतिवेदित कर सकता है और चाहे नहीं भी कर सकता है। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि वो चाहे तो ओपिनियन दे भी सकता है और अगर उसका मन है कि मुझे ओपिनियन नहीं देनी है तो वो ओपिनियन देने से साफ साफ इनकार भी कर सकता है। ऐसा क्यों है? अब आप कहोगे कि ऐसा लिखा हुआ कहाँ है, नेगेटिव वे में तो कहीं प्रोविजन दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये लिखा है ना कि कर सकेगा, इट मीन्स यहाँ पर जो है मे वर्ड का यूज हुआ है, शेल का यूज नहीं हुआ है। अगर शेल होता तो यहाँ पर क्या होता, शेल होता तो वो बॉन्ड होता। जैसे हम जो है आपका एविडेंस एक्ट में जो है प्रिजम्पशन पढ़ते हैं सेक्शन 4 में, मे प्रज्यूम, शेल प्रज्यूम, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मे वर्ड यूज किया गया है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है ऐसी जो है ओपिनियन देने के लिए, लेकिन अगर वो चाहे तो दे भी सकता है और अगर वो चाहे तो नहीं भी दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात देखो यहाँ पर इसका जो क्लोज 2 है, अब इसका जो क्लोज 2 है वो किस बारे में बात करता है उसको देखते हैं। पढ़ो जरा शिवांगी, क्लोज 2 पढ़ो इसका। Clause 2. The President may, notwithstanding anything in the proviso to Article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for opinion, and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon. देखो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 131 के प्रंतुक में किसी बात के होते हुए भी, यहाँ पर देखो किसी बात के होते हुए भी, 131 के जो है किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उप प्रंतुक के में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। देखो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो आपका शेल वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है शेल वर्ड यूज हुआ है। इट मींस क्या है, कोर्ट यहाँ पर बाउंड है। वहां पर तो क्या था, वहां पर कोर्ट बाउंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोर्ट बाउंड है अपनी ऐसी राय जो है आपका जो है राष्ट्रपति को देने के लिए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि क्या जो है आर्टिकल 143 क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य है। तो आपका आंसर होगा नहीं, वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो दे भी सकता है और चाहे तो नहीं दे सकता है। लेकिन अगर वो पूछ ले कि आर्टिकल 43 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है ऐसे जो है राय देने के लिए राष्ट्रपति को, तो आप कहोगे यस, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ऐसी राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड है राष्ट्रपति को। तो देखो ये आपका जो है आर्टिकल 143 मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 143 जो है कुछ ऐसे नियम है जो 145 में बताए गए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से नियम हैं जिनके लिए निर्देशित कर सकता है, वो कौन कौन से विषय हैं जिसके लिए ऐसा जो है इस प्रकार जो है यहाँ पर बात की गई है, वो सब मैं आपको जो है 1 बाय 1 जब आप 145 पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आज इसमें जो है 143 तक ही पढ़ते हैं, कल 144 से लेकर जो है 145, 6, 7 जब जो है कल खत्म कराने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि इसके बाद सीधा हम जो है हाई कोर्ट पढ़ें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हम जो है दोनों चीजों का कंपैरिजन भी कर पाएंगे और साथ में जो है अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलो बताइए कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को सबको समझ में आया? राइज योर हैंड प्लीज अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए फिर आज इतने पढ़ते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।